माननीय मुख्यमंत्री एवं यहाँ पर आए हुए सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मैं मयंकी मुर्मू और SJY दीदी हूँ और कीर्ति जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ और पूजा जीविका महिला ग्राम संगठन की भी सदस्य हूँ और मनियारी प्रखंड कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। और मेरे माँ बाबा बहुत गरीब हैं और मजदूर, छोटा सा एक मजदूर भी है और वे ताड़ी शराब दारू भी बनाते थे और मेरे पापा ताड़ी भी चुआते थे और उसी को बेचकर 10 रुपया बचत करते थे और मुझे पढ़ाते थे और मेरे छोटे भाई बहन को भी पढ़ाते थे। लेकिन मेरे माँ बाबा ना समझ होने के कारण मुझे छोटी उम्र में 14 साल की थी, उस समय पढ़ाई की उम्र में मेरे माँ बाबा मुझे शादी करा दिया और शादी करने के बाद मुझे ये परिस्थिति में आई कि मेरी छोटी समस्या है, मेरी सौतेली सास होने के कारण मुझे घर से अलग कर दिया और हम दोनों बहुत दुखी से रहने लगे। और दुखी होने पर मुझे आगे बढ़ने का साहस नहीं मिल रहा था, तो मैंने अंधेरा छा दिया और मैंने आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। तभी मैंने सोचा मेरे पति बाहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाए और मैं तभी अपना माँ बाबा के साथ रही और कमा करके लाए और तभी मैं एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगे और उसी में रहकर कुछ दिन बाद मेरा एक छोटा बच्चा हुआ। छोटा बच्चा होकर मैं और दिक्कत हो गई, ना काम करने के कारण और ना रोजगार के कारण मैं और आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन मेरे पास बेरोजगार होने के कारण हम भी दारू बनाने लगे और मेरे पति भी ताड़ी चुआने लगा और उसी को बेचकर 10 रुपया करते करते बचत करते करते उसमें हम दोनों खाना खाने लगे और अच्छे से रहने लगे। कुछ दिन बाद हम दोनों को प्रधानमंत्री कौशल विभाग योजना से इंदिरा आवास योजना मिला। इसके बाद में हम दोनों घर बनाने शुरू किए और घर बनाने शुरू कर दिए तो घर पूरा भी नहीं हुआ, उतना में ही मेरा पति बीमार हो गया और बीमार होने के कारण मैं उसको अड़ोस पड़ोस के डॉक्टर से दिखाई, लेकिन वो बच नहीं पाई और कर्ज लेकर मैंने बहुत कटिहार के डॉक्टर से दिखाया, लेकिन वो बच नहीं पाया और देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद मैं बेसहारा हो गई और अनाथ हो गई। मैं आगे बढ़ने के लिए रास्ता ही खो डाली, लेकिन मेरे माँ बाबा ने मुझे सहारा दिया और मैं भी खुद अपने दिलों से कहा, ए दिल तुझे मेरी कसम, जिंदगी में जैसा भी दुख आए तुम गुजार लेना। और मैं अनाथ होने के बाद मैं आगे कुछ नहीं सोचने के बाद मैं पापा के पास चली आई। लेकिन पापा के पास भी आकर मेरे पास रोजगार नहीं होने के कारण मैं भी दारू बनाने लगी और दारू बनाने लगी तो मैं अनाथ होकर मैं मेरे गांव समाज में नीच समझने लगा और मुझे गलत आंखों से समझने लगा और देखने लगा। लेकिन मैं सोचती थी कि कब मुझे ये दारू शराब से छुटकारा मिले और मुझे और दूसरा रोजगार मिले। तभी मैं कुछ दिनों बाद मुझे जीविका कौशल विभाग से सिलाई का ट्रेनिंग दिया जाता था, तो मैंने वहां जाकर सिलाई ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेकर भी मेरे पास कोई पैसा रुपया नहीं था कि मैं सिलाई को आगे बढ़ाकर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लेकिन कुछ रोजगार नहीं होने के कारण मुझे संगठन के लोग आए जीविका से और मुझे पूछे, दीदी आप बहुत अनाथ हैं, बहुत बेसहारा हैं, आप एक दुकान लीजिए। तो मैंने बोला, दीदी मैं दुकान नहीं ले सकती, मेरे पास एक हुनर है सिलाई का, मैं सीखी हूँ, क्या आप सिलाई दे सकते हैं मशीन? तो दीदी ने हाँ किया और मुझे नाम लिख कर गई और
और नाम लिख कर ले जाने के बाद मुझे टर्निंग में बुलाया गया और टर्निंग में पहुंच गई और टर्निंग में पहुंच जाने के बाद टर्निंग लिया। इसके बाद मैंने टर्निंग से आकर कुछ दिन बाद दीदी दुकान बनाने के लिए एक घर दिए, एक मैंने चेक दिया 10,000 का और मैंने दुकान घर बना लिया। और कुछ दिन बाद दुकान घर बनाने के बाद मुझे सिलाई का मशीन दिया और कुछ कपड़े, और मैं अच्छा से अभी चला रही हूँ और उसी से मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ और उसी दुकान से मेरे सिलाई से बचत करके 10,000 अपने बैंक में जमा की हूँ और मैं अच्छे खाना खा रही हूँ। और उसके बाद में मेरी दीदी भी, एक बड़ी दीदी गुजर जाने के बाद मेरा एक दीदी का बेटा और एक बेटी भी बेसहारा हो गई। इसके बाद में मैं भी मेरी दीदी का बेटा को भी अपने बोझ में ले लिया और दोनों बेटा को अभी उसी दुकान की बचत से पढ़ा रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ। अभी मैं आगे बढ़ने का साहस भी मुझे मिला है और जीविका से मुझे राशन कार्ड और पेंशन और वोटर आईडी कार्ड भी बनवाने के लिए मदद मिली है और मैं राशन और पेंशन भी मिलने लगी हूँ और मैं अच्छी से जी रही हूँ। और मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि सभी दीदी अपनी बेटियाँ और दीदी को छोटी उम्र, कम उम्र में शादी न करे ताकि मेरे जैसा कोई भी दुख न, कष्ट न सह सकेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि मुझे आगे बढ़ने की राह बताए और मैं सभी दीदी भैया को प्रणाम करती हूँ। इसकी दिशा माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से अनुनय करती हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। अनेक अनेक तालियों से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें उद्बोधन हेतु। समाज सुधार अभियान के इस कार्यक्रम में आप सब शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, कटिहार जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के माननीय मंत्री गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग श्री प्रमोद कुमार जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, अररिया जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री आलोक रंजन जी, कटिहार के माननीय सांसद श्री दुलालचंद गोस्वामी जी, प्राणपुर की माननीय विधायक श्रीमती निशा सिंह जी, कोढ़ा की माननीय विधायक श्रीमती कविता देवी जी, बरारी के माननीय विधायक श्री विजय सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, यहाँ उपस्थित वरीय अधिकारीगण, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री संजीव कुमार सिंघल जी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा कटिहार एवं अररिया जिले के प्रभारी सचिव श्री ब्रजेश महरोत्रा जी, गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी,
पूर्णिया के प्रभारी सचिव और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री विनय कुमार जी, किशनगंज के प्रभारी सचिव और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव श्री दिवेश सेहरा जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बाला मुरुगन डी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त श्री राहुल रंजन महिवाल जी, पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुरेश कुमार चौधरी जी, पूर्णिया के उप विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, और आज के समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करने वाली दीदियां श्रीमती मैंकी मुर्मू जी, श्रीमती आलिस किस्कू जी, श्रीमती रासमणि टुडू जी, मोहतरमा अजमती खातून साहिबा, श्रीमती रेखा देवी जी, श्रीमती कंचन देवी जी, श्रीमती अरुणा देवी जी, श्रीमती अनामिका देवी जी, और इस अभियान में भाग ले रही जीविका की दीदियां, जीविका एवं कला जत्था के गायक गायिकाएं एवं अन्य कलाकार, इस कार्यक्रम में मौजूद प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। हमने आप सब लोगों का अभिनंदन किया ही है। और आज जो दीदियों ने, 8 दीदियों ने जो अपनी बात यहाँ पर कही, इसके लिए विशेष तौर पर उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और विभिन्न विषयों पर उन्होंने बात कही, चाहे कोई शराब मुक्ति की बात कही हो, बाल विवाह दहेज प्रथा के बारे में बात कही हो, और समाज में अन्य प्रकार की जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, परिवार को दिक्कतें झेलनी पड़ी, और क्या क्या संकट झेला, और उसके बाद किस तरह से जीविका समूह का भाग का हिस्सा बन करके उनके साथ जुड़ करके, और किस तरह से जीविका की दीदियों ने उनको सहयोग दिया, और उसके बाद उनके साथ वो जुड़ गईं, और आगे किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये सब सुन करके बहुत अच्छा लगता है। और आप जानते हैं कि हम समाज सुधार अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की, और ये तो जब शराबबंदी लागू किया था तो 2016 में भी किया। अब इस बार भी जो हमने तय किया दिसंबर महीने में 2021 में, और उसकी शुरुआत करा दी, और फिर दिसंबर महीने में 5 जगहों पर हम जा सके, और जनवरी महीने में सिर्फ 1 जगह पहुंच पाए। लेकिन तब से ये कोरोना का तीसरा दौर शुरू हो गया। दुनिया भर में चक्कर, बिहार में चक्कर, और अपने राज्य में भी उसका असर था। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ, तो इसको लेकर के बहुत सारी लोगों के बचाव के लिए पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, तो वो सब करना पड़ा। इसके चलते जो हमारा जो अभियान है उसको स्थगित करना पड़ा। और जब वो स्थिति में फिर सुधार हुआ, तो फिर उसके बाद हमने उस काम को किया, और 4 जगह और हो गया। और आज पूर्णिया में ये 4 जिलों का, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया के लिए जो आयोजित हुआ है, और पिछली बार तो हम 9 जगह किए थे, इस बार तो हमने 12 जगह किया। तो आज यहाँ आपके बीच में आने का मुझको मौका मिला, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और कोरोना का जो दौर है, इसको देखते हुए जो हम लोग तो प्रतिदिन देखते हैं, लोगों की सहायता के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, लोगों को जागरूक रखने के लिए, वो तो करते ही रहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, हम तो रोज़ देखते रहते हैं कहाँ क्या है, प्रतिदिन जांच करवाते हैं। पूरे बिहार में हम लोगों की सरकार ने तो इतना काम किया, तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे। लेकिन मुझे खुशी है, बीच में तो पूर्णिया में बहुत बढ़ गया था, लेकिन अब कल का जो परसों तक का अनुभव मुझे मिला है कल, तो उसके हिसाब से कटिहार में, पूर्णिया में मात्र 7, कटिहार में 5, अररिया में 5 और किशनगंज में 0। अब किशनगंज में 1 भी नहीं। बीच में थोड़ा कटिहार भी बढ़ा था,
और पूर्णिया में तो पहले ज़्यादा था, तो अब सब जगह घटा है। ये एक संतोष का विषय है और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में इससे मुक्ति मिल जाएगी। अब सब जगह पूरे दुनिया में, पूरे देश में बहुत लोगों को मुक्ति मिली है। अब थोड़ा बहुत है, अब इससे भी मुक्ति मिलेगी, लेकिन अब इसके लिए तो करना पड़ेगा। ये तो विचित्र चीज़ है। इसका नाम है कोविड-19। 2019 से शुरू हो गया और हम लोगों के यहाँ तो बिहार में है तो 2020 से। अब तब से आप सोच लीजिए, ये लगभग 2 साल, यानी वैसे तो कहिएगा तो तीसरा साल है अपने देश में भी, लेकिन कुल मिला करके वो इसी महीने से 2020 में शुरू हो गया था। तो हम लोगों को बहुत सचेत रहना पड़ा, सजग रहना पड़ा और उसके लिए कितना ज़्यादा सब कुछ करना पड़ा। तो हम लोग तो एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं और ख्याल रखेंगे, और आप लोग भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। लेकिन अभी कितना दिन चलेगा, इसलिए हमको तो पूरा भरोसा है कि अब इससे ज़रूर मुक्ति मिलेगी और ये बीमारी समाप्त होगी। लेकिन लोगों को इस पर ध्यान रखना है। लेकिन सारा काम, अब जानते हैं कि अब किसी तरह की कोई पाबंदी हम लोगों ने नहीं लगाई है। सब लोग काम कीजिए और ताकि पूरे तौर पर किसी भी तरह से विकास के काम में कोई दिक्कत नहीं आवे, बाधा नहीं आए। तो अब इसी दौर में फिर शुरू हुआ। तो आज तो हमारा 11वां कार्यक्रम है और कल ही अंतिम कार्यक्रम हो जाएगा। तो लेकिन ये मेरा कार्यक्रम है, इसका मतलब ये कभी मत समझिएगा कि समाज सुधार अभियान में जो हम 12 कार्यक्रम हमने रखा है 12 जगह जाने का, वही अभियान है। ये अभियान नहीं है, ये अभियान का एक हिस्सा है। अभियान तो निरंतर जारी रखना है और ये बहुत जरूरी है। आप सब लोग का तो अनुभव है कि किस तरह से, किस प्रकार से हम लोगों ने कितना ज़्यादा इस सिलसिले में काम किया, बिहार के विकास के लिए काम किया, सब चीज़ के लिए काम किया है। और ये जो शराबबंदी लागू हुआ, तो ये तो बहनों की मांग पर हुआ, महिलाओं की इच्छा थी। हमको तो पहले से लग रहा था कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे 77 में, और उन्होंने जो उसको लागू किया, तो 2 साल में उसके बाद लोग उनको हटा दिया और बाद में शराबबंदी को बंद कर दिया। तो हम लोगों को लगता था कि भाई शराबबंदी, और उस समय हम लोग इसके पक्ष में कितना बोलते थे अपने यंग एज में। तो किस तरह से, तो फिर एक हम लोग इसके लिए अभियान चला रहे थे और 2011 से ही हम लोगों ने पूरे तौर पर सबको जागरूक रखने के लिए अभियान चलाया। अब उसके बाद भी लागू करने में थोड़ा भीतर से थोड़ी बहुत कठिनाई लगती थी कि हम लागू कर दें और पूरे तौर पर लागू होगा कि नहीं होगा, ये मन में एक भ्रम रहता था। लेकिन 2005 में जुलाई महीने में एक कार्यक्रम था, वो भी जीविका समूह सबसे रिलेटेड और महिलाओं का कार्यक्रम दिल्ली में था 9 तारीख को। और उसी दिन और इसी तरह से समाज के लोगों में और किस तरह से महिलाओं की जो भूमिका है और महिलाओं के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इन सब बातों को लेकर के वो कार्यक्रम था। और पटना में ही कार्यक्रम था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में था। और उस कार्यक्रम में जब सब बोल करके, और जीविका की दीदियां थी, हम बोल करके बैठे ही थे, उसी बीच में पीछे से आवाज आने लगी सामने से, साहब शराबबंदी लागू कीजिए। तो हमारे साथ जो मंत्रीगण थे उन लोगों से भी हमने पूछा कि भाई बोलिए, तो सब कहे कि नहीं साहब ये शराबबंदी की बात बोल रही। तो फिर लौट करके आए और फिर हमने उसी दिन घोषित कर दिया कि अगली बार अगर आ जाएंगे, फिर उसमें चुनाव होना था 3 महीने के बाद, ये तो हम 2015 की बात बता रहे, और जुलाई की बात, 9 जुलाई की बात हमने कही।
तो अगर आ जाएंगे फिर तो शराबबंदी लागू करेंगे, इतना ही हमने ऐलान कर दिया था। इसकी चर्चा गांव-गांव, घर-घर तक हो गई और महिलाओं को बड़ी खुशी हुई। और जब आ गए 2015 के चुनाव के बाद, तो सबसे पहले तो 26 नवंबर को ही हम लोगों ने जो सभा की, जो इसके लिए हम लोग जागृति के लिए जो करते रहे हैं, तो उसी में फिर बैठक हुई। और आज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं फिर से अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के हैं के पाठक जी। ये जब हमने शुरू किया था 2015 में, आप समझिए 26 नवंबर को, उस समय भी इन्हीं को हमने ये विभाग दिया था, कहा था कि भाई इसमें पूरा का पूरा देख करके लगना पड़ेगा। ये पूरे तौर पर लगे थे। आई फिर बीच में चले गए थे दिल्ली, फिर लौट करके आए हैं, तब फिर इन्हीं को हमने जिम्मेवारी दी है कि पूरे तौर पर आप ही इस काम को देखिएगा। आप सोच लीजिए कि उस समय जब महिलाओं ने मांग की और हम लोगों ने कह दिया कि लागू करेंगे, उसके लिए जो अभियान चलाया, आज कितना अच्छा गायन हो रहा है। इसी तरह का गायन उसी समय शुरू करवाया, पूरे बिहार में सब जगह अभियान चलाया। और उसके बाद हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया 1 मार्च 2016 में। लेकिन उस समय तो लगा था कि भाई जो इतना अभियान चला है, तो ये चला है ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में कम। तो इसलिए हम लोगों ने कानून तो बना लिया, लेकिन लागू किया कि 1 तारीख को हम लोग जो ग्रामीण इलाका है उसमें हम लोग पूरे तौर पर देसी और विदेशी सब बंद कर देंगे। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, खास करके जो जिन जगहों पर इसको छोड़ दिया गया था, आपको समझ लीजिए, उसको हम लोगों ने कह दिया था बड़े शहरों में कि साहब ये देसी शराब तो बंद रहेगा, लेकिन विदेशी शराब की इजाज़त तभी रहेगा और फिर अभियान चलेगा तो बाद में बंद करेंगे। लेकिन जब 1 तारीख से बाकी जगह बंद हो गया और शहरों में कोई दुकान खोलने की शुरुआत करने लगा, तो शहरों में भी महिलाओं ने, बच्चे बच्चियों ने, पुरुषों ने कितने जगहों पर उसका विरोध किया और किसी को दुकान खोलने नहीं दिया। ये देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। यही काम किया उन लोगों ने 1 तारीख को, 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को। तो 4 मार्च को फिर हम लोग बैठे और तय किया, और 5 मार्च 2016 को फिर निर्णय ले लिया कैबिनेट से कि आप पूरे शहरों में भी ये अप्रैल में वो तय कर दिया। और उसी में ये पूरे के पूरे तौर पर 5 अप्रैल से ही शहरों में भी हम लोगों ने विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये सिलसिला शुरू हुआ। और आप सोच लीजिए, इच्छा आप लोगों की, उसको लागू किया। यहां तक कि शहरों में भी अगर कुछ दिन के लिए छोड़ा तो आप ही लोगों की इच्छा थी, और उसके बाद उसको भी 5 तारीख को ही 5 दिन के अंदर वहां भी कर दिया। तब आप याद रखिएगा ये शुरुआत कहां से हुई और शराब कितनी बुरी चीज। आप सब लोग तो अपनी बात कहती हैं, और इसके लिए हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अभियान चला करके सारा काम किया। और अभी जानते हैं, अभी जो गड़बड़ करके नकली शराब में झंझट ये करके किस तरह से लोगों की जान जा रही है, अब उस तरह से जहरीले शराब के चलते लोगों की मौत। अब तो पहला बार भी जब हम लोग लागू किए थे 2016 में, तो जब लागू किए उसके बाद भी एक जगह हुआ था, और उसके बाद जो उसके लिए दोषी थे, तो अभी तो आपको बता रहे थे हमारे जो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इन्होंने आपको बताया अभी कि कितने लोगों को सजा हो गई कोर्ट से। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो होगा ही। लेकिन कोई जब इस तरह से जहरीले शराब का कोई धंधा करता है, अब बताइए इधर भी हो गया, उस समय तो हुआ था 2-3 बार, 3 जगह 4 जगह। इधर हम देखें कि फिर कुछ जगह पर हुआ, और जैसे ही जहरीले शराब वाला हुआ तो देखा कि सब जगह, और कई लोग तो
अपने को काबिल समझते हैं और जो हम लोग शराबबंदी लागू किया तो नाराज रहते हैं हम लोगों से, तो लोग कहना शुरू किए कि अब तो फेल कर गया। अभी देखिए शराब पी करके ये जहरीला शराब आ गया, मर गया लोग, जो इसको शराबबंदी खत्म करिए। हमने कहा कमाल आदमी। अरे शराब कितनी बुरी चीज है, दारू पीजिएगा वो आपको बीमार करता है और आपका जान लेता है। शराबबंदी लागू हुआ, इसके बाद भी अगर कोई दारू पी रहा है और वो जिसके यहां जाकर के दारू पी रहा, जिससे भी ले रहा, वो अगर जहरीला शराब उसको पिला दे रहा, तो ये तो उसके और उसके बीच का मामला है। पीने क्यों गया था और पिया तो मर गया। तो इसलिए सोच लेना चाहिए कि ये शराब कितनी बुरी चीज है, पीने पर भी बहुत लोग मरेंगे। तो इसलिए उसी समय हम लोगों ने फिर मीटिंग की। वैसे तो हम निरंतर करते रहे, जब से लागू किए हैं 9 बार हम मीटिंग किए, फिर हमने मीटिंग किया पिछली बार, पिछले भी साल में नवंबर में ही। और उस मीटिंग में ही आप जानते हैं पूरे राज्य के हर जिले के अधिकारीगण सबको उसमें रखा था और वो 7-8 घंटा हम मीटिंग करके एक एक लोगों की राय लिया और कहा कि पूरे तौर पर इस पर चलना चाहिए अभियान। और फिर जब पिछले ही वर्ष में 26 नवंबर को जो हम लोग अभियान चलाते हैं नशा मुक्ति का, वो दिवस उसको मनाते हैं और उसी दिन फिर हम लोगों ने सब लोगों से संकल्प करवाया और एक तरह से फिर शुरू हुआ कि हम लोग फिर इस अभियान को चलाएंगे। क्योंकि अगर इस अभियान में कोई कमी आएगी तो कोई ना कोई तो गड़बड़ करेगा। आप तो जानते हैं कुछ लोग अपने को काबिल समझता है, योग्य समझता है। दारू पिएगा, अरे दारू पीते हो तो तुम काबिल हो, योग्य हो, किसी काम के लायक हो, लेकिन वही बाएं दाएं इधर से उधर बहुत कुछ करता है। तो एक एक चीज पर नजर रखनी और यह अभियान निरंतर चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कल तक हम कार्यक्रम में भाग लिए हैं और उसके बाद ये समझ लिए कि अभियान बंद हो गया। यह अभियान है, ये हम आप लोगों के बीच में यही कहने आए हैं कि इस चीज को एक दिन के लिए भी नहीं भूलिएगा। और यह अभियान जो हम लोगों ने चलाना शुरू किया है, और आप समझ लीजिए कि एक एक लोगों को इसके साथ साथ ये जो समाज सुधार अभियान है, इसके लिए हम लोगों ने ये सब लोगों को ये कागज भी दिया, आप सब लोगों को दिया, हर जगह दिया है। इसको देखिएगा, पढ़िएगा, पढ़ाइएगा। और ये कैसी चीज है, इसमें क्या क्या चीज का उल्लेख है आप जरा देख लीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जब आजादी की लड़ाई, वो राष्ट्रपिता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में देश आजाद हुआ, इसलिए वो राष्ट्रपिता हैं। और आजादी की लड़ाई के दौरान भी वो निरंतर सबको कहते थे शराब बुरी चीज है, शराब मत पियो, इसके लिए अभियान चलाते थे। और उनका जो विचार था, वो जो कहते थे, वो भी इस कागज पर हम लोगों ने लिख करके आप लोगों को दिया। बापू ने क्या कहा था, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। ये कब? आजादी की लड़ाई के दौरान बापू ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक एक जगह एक एक लोगों को कहा कि शराब सिर्फ आपका पैसा नहीं छीन लेता है बल्कि आपकी बुद्धि भी हर लेता है। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। और क्या कहा कि शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीने के पहले इंसान है, अगर शराब पिएगा तो इंसान हैवान हो जाएगा। ये राष्ट्रपिता बापू ने कहा। तो इन सब बातों को भूलिएगा, ये कोई हम लोगों के जैसे साधारण लोगों की बात है, ये राष्ट्रपिता की बात है, जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया और जिनके साथ कुछ गड़बड़ लोगों ने हत्या भी किया, ये सब आप जानते हैं। तो जो राष्ट्रपिता ने जो बात कही है, इसको भूलना है, भूल जाना है। ये देश आजाद हुआ, नहीं तो कहां रहता, देश गुलाम रहता। उसके लिए किन्होंने किया? आज जिन्होंने ये सारा काम किया, सबका नेतृत्व किया और उन्होंने ये बात कही। वो तो ये भी कहते थे कि अगर 1 घंटा के लिए भी हम तानाशाह बन जाएंगे
तो सबसे पहले शराब की सभी दुकानों को बिना क्षतिपूर्ति के बंद करा दूंगा। अब आप उस समय आजादी की लड़ाई में ये सारी बात करते थे कि शराब कितनी बुरी चीज है, पैसा ही नहीं खत्म करता है, छीनता है, बल्कि बुद्धि हर लेता है और इंसान शराब पीने से हैवान हो जाता है। इसको भूलिएगा मत। एक एक नई पीढ़ी के बच्चों को बता देना है, रोज रोज बताना है। इसलिए इस बात को जरूर कहिएगा। और गायक में भी अब हम सबको कहेंगे ये बापू वाला ये बात कि पैसा खाली छीनता नहीं है बल्कि बुद्धि भी हरता है और पैसा इंसान को ये शराब इंसान को हैवान करता। तो ये सारी चीजें लोगों को बताइए, नई पीढ़ी के लोगों को। ये हम लोगों ने किया। आप बहुत काबिल लोग, तो आप जानते हैं ना हम इतना सेवा करते हैं, आप कितना काम किए, इसकी हम चर्चा अभी करेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन आप समझ लीजिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने, हम लोगों ने तो 2016 में लागू किया। अब आप समझ लीजिए WHO ने पूरे दुनिया के एक एक मुल्क में हर जगह इसका पूरा का पूरा अध्ययन और सर्वे कराया। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, आप जरा सोच लीजिए, उन्होंने करवाया है। आधिकारिक संस्थान, उन्होंने WHO ने कराया पूरे दुनिया का। और पूरे दुनिया का जब उन लोगों ने आकलन किया 2016 में, एक साल पूरा किया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट 2018 में प्रकाशित किया। हम 2018 के बाद से ही ये बोलने लगे। 2019 में भी बोलते रहे। अब 2020 से तो ये कोरोना का दौर आ गया तो बात ही दूसरी रही, एक अलग समय रहा। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी उन्होंने रिपोर्ट दिया, क्या कहा उन्होंने 2016 में जो पूरे दुनिया का किया, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर सारे दुनिया में कुल मिलाकर के दारू पीने के कारण, शराब के कारण 30 लाख लोगों की मौत होती है। और पूरे दुनिया में जितने लोगों की मौत होती है उसका आप समझ लीजिए कि 5.3% मृत्यु सिर्फ शराब पीने के कारण होता है। ये बताइए WHO का, ये भी हम एक एक चीज लिखवा करके आप लोगों को दे दिया है। और उसके बाद क्या कहा, शराब का जो सेवन करता है कम उम्र का, तो उसने ये भी अध्ययन करके बता दिया कि 20 साल से लेकर के 39 साल तक की आयु के जो लोग हैं वो अगर दारू पीते हैं तो आप समझ लीजिए जो दुनिया भर में जो मृत्यु के बारे में उन्होंने बताया कि दुनिया भर में मृत्यु का दर जो 20 साल से 39 साल के बीच में के जो बच्चे, यूथ जो दारू पीते हैं उनकी मौत होती है और उसकी संख्या है 13.5%। अब बताइए, उसने बता दिया। अभी लोग नहीं देखेगा और नहीं समझेगा, दारू पिएगा और पिलवाएगा तो कितने लोगों को मारेगा, कितने लोगों को बर्बाद करेगा। ये WHO खुद किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्वास्थ्य के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसकी ये रिपोर्ट, अब वो प्रकाशित वो भी हुआ, हम आपको कह दिए। अब इसके बाद कि शराब के कारण जो मृत्यु होती है वो सबसे गंभीर जो बीमारियां हैं, टीबी, HIV, एड्स, डायबिटीज, उससे भी ज्यादा मृत्यु इससे होती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा कि शराब लगभग 200 बीमारियों को बढ़ाता है, एक दो नहीं 200 बीमारियों को बढ़ाता है। और शराब का सेवन कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर एवं दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका है। अब बताइए, ये दुनिया भर का रिपोर्ट के बारे में इसने लिख दिया
अब आप सोच लीजिए। और लोग जो आत्महत्या करते हैं उसके बारे में रिपोर्ट किया है कि दुनिया भर में आत्महत्या, दारू पीने वाले जो आत्महत्या दुनिया भर में होती है, 18% लोग दारू पीने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। और उसके अलावे आपसी झगड़ा दारू पीने वाले जो एक दूसरे से करते हैं, जो आपसी दारू पीने वाले जो झगड़ा करते हैं, तो जितने प्रकार का झगड़ा होता है दुनिया में आपस में, उसका 18% झगड़ा खाली दारू पीने के कारण करते हैं। आप जरा सोच लीजिए, ये रिपोर्ट एकदम ध्यान में रखिएगा, ये उनका अध्ययन। और एक बात और जान लीजिए, सड़क की कितनी दुर्घटना होती है। शराब पीने वाले गाड़ी चलाते हैं तो सड़क दुर्घटना होती है ना जी। तो आप समझ लीजिए कि इसके बारे में इन लोगों ने रिपोर्ट दिया कि सड़क दुर्घटना इस शराब के सेवन के कारण पूरे दुनिया में जितनी सड़क दुर्घटना होती है उसका 27% सड़क दुर्घटना सिर्फ दारू पीने वाले का। दारू पी के गाड़ी चलाइएगा और उसका एक्सीडेंट होता है। हम लोग तो रोक लगाए हुए हैं, तो आपको मालूम है बिहार में सड़क दुर्घटना नीचे कितना पहुंचा। तो इस शराब पीने के कारण दुनिया भर में ये काम होता है। लेकिन कुछ न कुछ लोग तो अपने को काबिल समझते हैं, बड़ा अपने को विद्वान समझते हैं, बड़े बड़े जगहों पर पहुंचे रहते हैं। पता नहीं उन लोगों के मन में क्या है, न बापू की बात सुनेगा, न WHO के रिपोर्ट को देखेगा, पिएगा और पिलाएगा, पूरे देश को बर्बाद करेगा, पूरे दुनिया को बर्बाद करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सचेत रहना, सजग रहना। और कोई भी दारू के पक्ष में होता है। और बताइए आप कितना किस तरह से हर प्रकार से शराबबंदी के बारे में कानून बना हुआ है। संविधान में इस बात का उल्लेख है और उसका 47वें नंबर पर, उसी के लिए तो हम लोगों ने लागू किया है। लेकिन कुछ लोग इधर से उधर करते रहता। तो इसलिए इन चीजों के बारे में भी हम लोगों ने जो बात आपको कहा कि आप समझ लीजिए कि इन चीजों को लेकर के लोगों के बीच में कहना। और जरा बताइए, हम लोग अभियान चलाते और हम लोगों ने तो सारा काम किया है। जरा याद करिए, जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया 2005 में 24 नवंबर को जब शपथ ग्रहण किया, तब से आपकी सेवा कर रहे हैं। बीच में तो 9 महीना हमने छोड़ दिया था, लेकिन जो आपकी सेवा करते रहे हैं शुरू से, और जो काम किया है, क्या हाल था बिहार का। शाम होने तक घर से निकलने का हिम्मत करता था, क्या हालत रहता था, कितना बुरा हाल रहता था। क्या बुरा हाल था महिलाओं का, लड़कियां कितना कम पढ़ पाती थी। 5वें क्लास तक अगर लड़कियां पढ़ती भी थी, लेकिन उसके बाद गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने की स्थिति में नहीं रहते थे, क्योंकि उसके लिए पोशाक का उपलब्ध कर नहीं सकते थे। क्या हालत रहती थी, लड़कियां कम पढ़ती थी, सारा सब कुछ। और हम लोगों ने कितना स्कूल बनवाया, कितना काम आगे करवाया, कितना सड़क बनवाया, कितना पुल पुलिया, किस तरह से एक एक काम पर हम लोगों ने जोर दिया। कानून का राज कायम किया, हर तरह से एक एक चीज का, हर प्रकार से हम लोगों ने सारे चीजों का उपाय किया। और उसी का परिणाम, लड़कियां कम पढ़ती थी, तो जो हम लोगों ने देखा, अध्ययन किया, लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए भी लोगों को लगाए रहे, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब लोगों के लिए, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय, तो इन सब लोगों के लिए विशेष पहल किया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 6ठे क्लास में जाने के बाद लड़कियों के लिए पोशाक की योजना, और फिर हमको लगा कि 8वें तक इसको थोड़ी पढ़ाएंगे, इसको और आगे जाएंगे, और फिर आगे चलने के लिए साइकिल योजना,
अब आप सोच लीजिए, लड़की कोई साइकिल चलाती थी? और जब सब लड़की को, जब वो 9वें क्लास में जाने लगी, सब के लिए जो साइकिल योजना कराया, कितनी लड़कियां खुश हुई। और कुछ पुरुष लोग हमारी आलोचना किए कि अरे लड़की को साइकिल दे रहे हैं, अभी रास्ता भर लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई किसी को तंग नहीं करेगा, हर परिवार के लोग अपनी लड़कियों को भेजेंगे, हर परिवार में ये पहुंचेगा, कोई किसी को तंग नहीं कर सकता। कहां किसी ने आज तक कोई तंग किया? और लड़कियां कितनी खुश हुई। और उसके बाद जब स्कूल से आती थी तो याद करिएगा, भूलिएगा मत, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं 5 से, तो हमको तो याद है, आप भूलिएगा मत, कोई मत भूलिएगा। किस तरह से लड़कियां जब स्कूल से आती थी, कभी कभी अपने माता को, अपने पिता को लेकर के बाजार भी लेकर के चली जाती थी। क्या स्थिति थी। और जब लड़कियां इतना साइकिल चलाने लगी, अरे तो बड़े शहर पटना में भी लड़की साइकिल नहीं चलाती थी। हम लोगों ने योजना चलाई, लड़कियां साइकिल चलाने लगी। अब उसके बाद लड़कों ने भी हमसे मांग करना शुरू किया कि हम पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने 9 के बाद लड़कों के लिए भी कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी कम होती थी स्कूलों में। और अब मालूम है, अब लड़का लड़की लगभग बराबर। 1 साल पहले जब मैट्रिक का परीक्षा हुआ, तो मैट्रिक के परीक्षा में लड़का से पूरे बिहार में कुल मिलाकर के 300 लड़कियां ज्यादा थी परीक्षा देने में। यह कितनी बड़ी बात है। तो एक एक काम तो कर दिया। अब महिलाओं के लिए क्या मिलता था आप बोलिए? जब हुआ था 2006 में पहला बार पंचायत का चुनाव कानून हम लोगों ने बनाया, और जो कानून केंद्र का बन गया था और उसका यहां ठीक से लागू नहीं हो पाया था, अब उसको जो कर दिया हम लोगों ने, और उसी में कहा कि हम महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण करेंगे। अब बोलिए कितनी कम महिलाएं बनती थी पंचायती चुनाव में कहीं पद पर। 1 साल के बाद जो नगर निकायों का हुआ उसमें भी 50%। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, अब 2006 से लेकर के आज तक, अब तो चौथा चुनाव भी हो गया। अब चौथा चुनाव कुछ दिन के बाद पंचायतों का, ये नगर निकायों का भी होगा। अब आप सोच लीजिए कितना बढ़ी। यानी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, और स्कूल के शिक्षकों की बहाली में 5वें तक में पढ़ाने में, उसमें हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। कितने शिक्षक के पद पर जाने लगी। तो कौन से काम में हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया। और याद करिए, जब हम आए 2006 में, तो स्वयं सहायता समूह में ये महिलाएं बहुत कम। अब उसके बाद हम तो कई जगह पर जाकर के देखे, कम था, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे, और नामकरण उसका किया जीविका। अब आप समझ लीजिए। और क्या किया, हम लोगों का लक्ष्य था कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह जीविका समूह बनेगा। अब तो 10 लाख से भी ऊपर चला गया, 10,38,000 हो गया। अब आप समझ लीजिए, 1,27,00,000 से ज्यादा महिलाएं और उतने परिवार इससे जुड़ गए। और जीविका की दीदियों के चलते आप जरा देख रहे हैं कितना बढ़िया बोल रही हैं और कितना अच्छा आप देखने में लगती हैं। पहले किस तरह की स्थिति थी महिलाओं की, क्या बुरा हाल रहता था, और अब कितना सक्रिय है। एक एक बोल रहा था, एक एक चीज के लिए जीविका की दीदियां अभियान। और आपको मालूम है, इसका नामकरण हम लोगों ने किया जीविका। और उसके बाद उस समय की केंद्र सरकार को मालूम हुआ, तो वो लोग आकर के यहां देखे कि कैसा बना है, तो देख करके अच्छा लगा। तब फिर देश भर का नाम उन लोगों ने कर दिया कि अब आगे ये जो स्वयं सहायता समूह जीविका की जगह उन लोगों ने पूरे देश में कर दिया आजीविका। यानी बिहार की जीविका ही सब जगह आ जाए, वही आजीविका है ना। यहां जो जीविका बनाया, भूलिएगा मत, नहीं तो बहुत लोग, अब तो नई टेक्नोलॉजी ना आ गई है, तो उसमें कौन क्या क्या लिखते रहेगा, पुराना बतवे को भूलवा देगा। इसलिए कभी भूलिएगा मत
यहीं से शुरुआत हुई और यहां की जीविका की दीदियां आप दूसरे जगह पर ट्रेनिंग के लिए भी कितना जाते रही, कितना कितना काम हम लोगों ने जीविका समूह को दिया। आज यहां पर तो बोल रही थी, यहां पर बगल में हमको दिखलाया भी इन लोगों ने कितना काम। कितनी खुशी होती है एक एक काम के लिए, और बीच बीच में आकर के हम कितना जगह पर जा जा करके देखते रहे, तो अब कितना ज्यादा उत्थान हो रहा। तो कौन से काम को हमने छोड़ा? हर प्रकार से उत्थान, समाज के विकास के लिए, इलाके के विकास के लिए, कानून का राज कायम करने के लिए तो हम लोगों ने काम किया, और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। अब आपको मालूम है ना, अब हर घर बिजली पहुंच एक चीज से होगा। सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, पुल पुलिया बनाना नहीं है, बल्कि एक एक चीज को उसको ठीक ढंग से उसको मेंटेन करके रखना। और कोई भी काम करेंगे, हर घर नल का जल, तो एक एक दिन उसको मेंटेन किया जाएगा। अब हम लोग नया नया एक एक काम कर रहे हैं। अब कितना काम किया, 7 निश्चय 1 किया, इतना काम किया। और आपको मालूम है कि महिलाओं के बारे में आपको पता है ना कि पुलिस बल में भी हमने तो 13 में ही महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। और आपको मालूम है पुलिस बल में बिहार में जितनी महिलाएं हैं बड़े बड़े राज्यों में, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े राज्य और आबादी वाले राज्य में कहीं भी, और जहां पर पुलिस की संख्या बिहार से 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना है, वहां पर भी कुल मिलाकर के महिलाओं की संख्या पुलिस बल में जितना बिहार में है उतना देश के किसी भी प्रांत में नहीं है। हम लोग तो इसको और बढ़ाते चले जाएंगे, अब ये समझ लीजिए। और हर विभाग में, सरकार के हर प्रकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 35%। अब तो पढ़ने लिखने के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जगह हम लोगों ने कर दिया है कि साहब महिलाएं कम से कम 1/3 रहे। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं और सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज जो चल रहा है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि विकास का तो काम होगा, ये शुरू से कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ समाज सुधार के लिए इसका अभियान निरंतर जारी रहेगा। तभी दारू पर भी मुक्ति मिलेगी पूरे तौर पर। इसके लिए तो पूरे तौर पर अभियान चलते रहता है। और उसके साथ साथ दहेज प्रथा और बाल विवाह, इसके लिए भी कितना बड़ा अभियान चलाया। 2017 में भी हम लोगों ने बापू के जन्म दिवस के अवसर पर कितना बड़ा मीटिंग हम लोगों ने किया था। बापू सभागार बनाए, दुनिया का सबसे बड़ा सभागार बना देश का। और वहां पर जो हमने मीटिंग किया बापू के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को ही, और उसी में यह तय किया कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ पूरे तौर पर अभियान। और उसमें पटना में 5000 जीविका समूह की महिलाएं उसमें शामिल हुई थी। और उसके बाद एक एक चीज को चलाया गया। तो आज भी बहुत खुशी हुई कि भाई इसमें दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी सब कुछ किया गया। और आप जान लीजिए कि जो हम लोगों ने आपको दिया है, इसमें भी बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान इसका हिस्सा है। इसमें भी एक एक बात लिख करके दिया है। और आप समझ लीजिए, बाल विवाह लड़कियों के शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है। वे विवाह के बाद की परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होती हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर समय के पहले कानून बना हुआ है, बताइए, लड़का के लिए विवाह 21 साल कम से कम और लड़की के लिए 18 साल। और अब तो केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव रख दिया है कि अब लड़की के लिए भी 21 साल विवाह के लिए, वो तो आगे कानून बन जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए, मैंने 21 वर्ष तो उसके लिए तो ये चीज तो एक अलग बात है। ये सब कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी चलता रहता है। और बाल विवाह, शादी कितनी बुरी चीज है
किस तरह से लोगों को नुकसान होता है बाल विवाह के बारे के कारण में, इसमें एक एक चीज लिखवा करके क्या क्या नुकसान होता है। कम उम्र में गर्भधारण लड़कियों की समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी कम उम्र के कारण वे परिवार के निर्णय में अपना पक्ष नहीं रख पाती हैं और गर्भधारण उनकी मजबूरी हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसी माताएं अस्वस्थ और कम विकसित शिशु को जन्म देती है। आगे चलकर ये बच्चे बौनेपन एवं मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। कम उम्र में शादी करिएगा तो ये सब बौनेपन का भी बच्चा सबसे ज्यादा आप समझ लीजिए, और मंद बुद्धि का देखे है ना, इतना ज्यादा हो रहा है तो उसका जो साइज है जो कम हो जाता है बच्चों का, अब बच्चियों का, तो एक एक चीज है कितना बुरी चीज है, और दहेज कितनी बुरी चीज है, और किस तरह से नवविवाहितों को तंग तबाह करता है। कई मामलों में आत्महत्या का कारण बनता है दहेज हत्या का मामला। तो एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने लिखा है, आप लोग भी चर्चा कर रहे थे, ये कितनी बुरी चीज है। इन सब चीजों के बारे में, दहेज कितना बुरा चीज है। अब कुछ लोग जो लेता है आश्चर्य लगता है, ये बात तो घर घर में बताना चाहिए। हम आप कोई आज पैदा हुए हैं तो ये क्या सिर्फ पुरुष ही पैदा कर दिया है? अगर पुरुष और स्त्री मिलेगी नहीं तो हम और आप में से कोई पैदा होते, आगे भी कोई पैदा हो सकता है। तो लड़का का शादी लड़की से होगा, ये तो दोनों के हित में है, लड़कों के हित में है। अगर चाहेगा भी तो क्या लड़का लड़का मिल करके बच्चा पैदा कर सकता है? बच्ची, अरे लड़का लड़की रहेगा तभी ना पैदा होगा। तब ब्याह करने के लिए उससे तुम लेते हो दहेज, ये कितनी बुरी चीज है। तो हम तो अब यही अपील करते हैं कि अगर कोई दहेज के लिए या आपको कोई शादी के लिए आमंत्रित करे तो उसका शर्त लीजिए कि दहेज नहीं लिए हो। हम तो पहले से किए हुए थे कि अगर दहेज नहीं लेगा लिख देगा और तभी उसके शादी में जाएंगे। आप सब लोगों से भी अपील करेंगे यही चीज पक्के तौर पर कर दीजिएगा और तब जाकर के दहेज प्रथा से मुक्ति होगी। तो बाल विवाह और दहेज प्रथा ये दोनों से भी मुक्ति, तो ये अभियान तो चलाना पड़ेगा। सबके लिए कानून बना हुआ है और कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही न है। ये आदमी जो जन्म लेता है तो आप बढ़िया काम करिएगा तो ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कितना भी काम करिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही। तो इसलिए हम लोगों को तो सजग रहना पड़ेगा कि गड़बड़ करने वाला दूसरे को भी गड़बड़ न कर दे, दूसरे को भी खराब न बना दे। इसलिए हम सब लोगों को इसके लिए यह अभियान निरंतर चलाते रहना पड़ेगा। तो हम तो आप सब लोगों से यही कहेंगे। और जो बात आज भी हो रही थी हमने देखा भी है, तो एक एक चीज के लिए अभियान चलाना है। और हम लोगों ने तो सब जगह आप लोगों को पता चला है, सब कुछ किया है। अब खुशी की बात है, अब जो ताड़ के पेड़ से जब ताड़ी का उत्पादन होता है उससे दारू भी बनता है। अब इससे मुक्ति होना चाहिए भाई, इसका क्या मतलब है? इससे छुटकारा होना चाहिए। और नीरा का उत्पादन अगर सूर्योदय के पहले निकालिएगा तो नीरा बनेगा, और नीरा कितना बढ़िया चीज होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और कितना बढ़िया होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अगर ताड़ी का हिसाब करेगा तो ताड़ी के स्थान पर नीरा का उत्पादन, अब हम लोगों ने तो जो भी काम किया था, सतत जीविकोपार्जन योजना, आज तो बहुत लोग बोल रहे थे, सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो बहुत पिछड़ेपन के शिकार थे उनके लिए भी 2018 में हमने किया कि 1 लाख रुपए तक की हम लोग सहयोग करेंगे। और उसके साथ साथ अगर कोई गांव का आदमी या इस तरह के लोग अगर उस शराब से जुड़े थे उसको छोड़ करके, और उसी तरह से अगर वो इस तरह के काम में जुड़े थे ताड़ी वाड़ी से, तो उसको दूसरा काम करने के लिए हम लोग भी मदद करते रहे। 30,000 से ज्यादा लोगों ने इसकी सहायता ली, यहां भी सहायता ली। और अब तो हमने तय कर दिया है कि अगर ताड़ के पेड़ से अगर नीरा का उत्पादन लोग करेंगे, एक ही जात का लोग है ना जो सबसे ज्यादा करता है। अभी पटना में कौन जुलूस निकलवा रहा था, उसको कौन कह करके निकलवा रहा, जरा बताइए तो। हम लोग जब एक एक आदमी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं
महादलित भी बनाया। ये सब काम हम लोगों ने किया। कौन इन लोगों को कहता है जो जा करके इधर से उधर बोलता है? हम तो कह रहे हैं ये धंधा मत करो, और उसकी जगह पर, ताड़ी की जगह पर नीरा करोगे, हम लोग तो पैसा 1-1 लाख रुपया देने को तैयार हैं। दूसरा काम करोगे तो आमदनी 2 गुना 3 गुना ज्यादा बढ़ेगी सबके इनकम का। तो एक चीज हम लोगों ने तो कर दिया, अभियान चला रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। इसलिए हर प्रकार से इस हर प्रकार के काम में सब लोगों को सजग और सचेत ही रखना है और सब लोगों को प्रेरित करना है। तो हर तरह से तो हम लोग कर ही रहे हैं। और हम लोग जान लीजिए कि हम लोग तो शराबबंदी पर, इस सब चीज पर अभियान चल रहा। और कितने लोग पकड़ा रहे हैं, सब लोग धराए हैं। जो गड़बड़ करेंगे किसी को छोड़ा उड़ा नहीं जाएगा, सब गड़बड़ी करने वाले पकड़ाएंगे। कोई चाहे जितना इधर से उधर करे प्रतिदिन। और आप जानते हैं ना कि अब हम लोगों ने पूरा का पूरा कर दिया कि हर प्रकार से लोगों का, ये ड्रोन का भी इस्तेमाल अब किया। अब मालूम है ना, ड्रोन घूमते रहता है और सब चीज नीचे क्या हो रहा है उसी में फोटो आ जाता है, देख लेता है कहाँ कौन गड़बड़ करता है। घरवा के बाहर कुछ बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है, ऊपरे से आ जा रहा है और वहीं पर एक्शन हो रहा है। तो आप समझ लीजिए। और ड्रोन का कुल संख्या हमको जो बताया है 34 ड्रोन का काम शुरू हो गया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके अलावे और ज्यादा हेलीकॉप्टर ड्रोन, 3-4 हेलीकॉप्टर ड्रोन भी। तो ये सब काम भी करके सब चीज पर नजर रखना, एक चीज नदी वगैरह के माध्यम से भी एक चीज को देखना, उसके इधर इसके उधर, हर प्रकार से कहीं कोई गड़बड़ करने वाला होगा ये नहीं, सब तरह से किया जा रहा है। लेकिन तो सबका न जरूरत है, सबके न सहयोग की जरूरत है। और जहां तक विकास का काम है, आप सब लोगों को हमने संक्षेप में कहा, एक काम हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। सबके उत्थान के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप जान रहे हैं इंडस्ट्री भी आ रहा है और बढ़ने वाला है यहां, एक तरह से काम। और राज्य सरकार विकास के काम के लिए जो काम कर रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय। अब आप समझ लीजिए, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम तो बहुत गरीब राज्य हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा है कि प्रति व्यक्ति आय जितना बिहार में 1 साल में बढ़ रहा है, उतना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में भी नहीं बढ़ रहा है। ये हालत हम लोग कर रहे हैं। तो कौन काम नहीं कर रहे हैं? विकास का काम, सबको आगे बढ़ाने का काम, और समाज में प्रेम और भाईचारा। कुछ लोग होता है समाज में इधर उधर करके, जात पात इधर उधर झंझट करा करके चाहता है कहीं से कहीं विवाद हो। हम सब से कहेंगे कोई विवाद नहीं, प्रेम और भाईचारे का वातावरण होना चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए। जिसका जो भी इच्छा हो, वोट जिसको देना हो वोट दीजिए, हमको सबसे कोई मतलब नहीं। लेकिन वोट चाहे कोई किसी को दे, लेकिन हम तो सबके लिए शुरू से काम कर रहे हैं। समाज का कोई एक तबका है जिसके उत्थान के लिए काम नहीं हुआ, तो इसीलिए सब काम तो हम लोग करते ही रहते हैं, करते रहेंगे हम लोग। आपने काम करने का मौका दिया, हमने सेवा कर दिया। और आप जानते हैं, हम तो बराबर कहते हैं आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो हम तो सेवा करते रहते हैं और ये काम करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर समाज में सुधार हो, प्रेम और भाईचारे का वातावरण हो, तो इसके लिए ये अभियान चलाते रहना है। तो यही आप लोगों के बीच में हम आए हैं निवेदन करने, अनुरोध करने। तो हम क्या उम्मीद करके जाएं? भाई ये चल रहा है तो इस समाज सुधार अभियान चलाइएगा ना, अब कोई गड़बड़ करेगा उसको रोकिएगा ना, हाथ उठा के बताइए, ये अभियान चलाइएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों ने हाथ उठा करके आज कहा, अब यहां तो सब नहीं ना आई है, सब नहीं ना आए हैं, सब लोग अपने अपने जगहों पर जाकर के एक एक लोगों को बैठा करके एक एक बात बताइए और पूरे तौर पर उन सब लोगों को लगाइए, और जो भी गड़बड़ करता है
उसको बर्दाश्त नहीं करिए। और अच्छी तरह जान लीजिए, यहां पर तो काहे आते हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सब बैठे हुए हैं, आपको मुख्य सचिव साहब और ये सब लोग पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारी। अब एक एक काम किया जा रहा है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ये हर दिन इन लोगों का काम है पूरे बिहार में देखना, और देख रहे हैं, और ये काम कभी इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे तौर पर इसको आगे बढ़ा करके समाज सुधार के इस काम को इतना बढ़िया किया जाएगा कि फिर बिहार एक उदाहरण बन जाएगा। और आप जानते ही हैं, पौराणिक काल में बिहार तो सबसे पौराणिक है ना, ये सबसे पुराना स्थल है। सब महान लोगों का नाम ले रहे थे, याद करिए, तो बिहार ये सब का है। तो इसलिए हम लोग अगर ये काम करते हुए लोगों में जागृति ला करके और लोगों को प्रेरित करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा। विकास ही नहीं होगा बल्कि आपस में भी बहुत अच्छा माहौल होगा और सचमुच एक अच्छा वातावरण बनेगा। तो आप लोगों ने हाथ उठा करके समाज सुधार अभियान को निरंतर जारी रखने का जो वचन दिया है, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है और इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये काम निरंतर जारी रहे, यही मेरी कामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। यहाँ विकास जात की नहीं जमात की है। यहाँ न्याय के साथ सबका विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कोटिशः आभार प्रकट करते हैं। जोरदार तालियों से हम सब धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। बहुत बहुत आभार। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करना चाहते हैं स्मृति चिन्ह भेंट करके। और हम आग्रह करेंगे आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया श्री राहुल रंजन महिवाल जी, अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबके प्रति आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री बाला मुरगंडी सर को हम आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले